क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान या बड़ी बड़ी डिग्रियां जरूरी नहीं होती? कोई साधारण सा इंसान भी करोड़पति बन सकता है। और कई बार बेहद पढ़े लिखे समझदार लोग पूरी जिंदगी पैसों की परेशानी से जूझते रहते हैं। असली फर्क कहाँ है? फर्क है हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और पैसों को देखने के नजरिए में। पैसा सिर्फ नोटों और संख्याओं का खेल नहीं है, यह एक गहरी मानसिक यात्रा है। अगर दिमाग शांत और फैसले समझदारी भरे हों तो छोटे छोटे कदम भी हमें बड़ी अमीरी की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर सोच लालच, डर और कंपैरिजन में फंसी हो तो लाखों की कमाई भी हमें कंगाल बना सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसने लाखों लोगों की पैसों को लेकर सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। यह किताब हमें यह समझाती है कि पैसा संभालने का खेल गणित से ज्यादा साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। इसमें 19 शानदार कहानियों और सीखों के जरिए यह बताया गया है कि असली दौलत क्या है, किस्मत और रिस्क का क्या रोल होता है, और क्यों सबसे बड़ी अमीरी होती है अपने समय और जीवन पर पूरा नियंत्रण। दोस्तों, जैसे ही हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं, सबसे पहले एक बुनियादी लेकिन बेहद ताकतवर सच्चाई सामने आती है: पैसा और इंसान का व्यवहार। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि पैसे से जुड़े फैसलों में दिमाग से ज्यादा दिल और आदतों का असर होता है। हम सब मानते हैं कि ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा आईक्यू या ज्यादा जानकारी से कोई बेहतर इन्वेस्टर या समझदार व्यक्ति बन सकता है। लेकिन सच यह है कि पैसे के खेल में सबसे अहम भूमिका निभाता है बिहेवियर। सोचिए, अगर किसी को शेयर मार्केट की हर तकनीक आती है लेकिन वह छोटी सी गिरावट में घबरा जाता है तो उसका सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। वहीं कोई साधारण इंसान जिसे ज्यादा टेक्निकल बातें पता न हो लेकिन जिसके पास धैर्य और अनुशासन है, वह लंबे समय में कहीं ज्यादा अमीर बन सकता है। मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि पैसा कमाना और पैसा संभालना ये दो बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। पैसा कमाने के लिए हो सकता है कि आपको तेज दिमाग, स्ट्रैटेजी और मौके की पहचान चाहिए, लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, विनम्रता और सही व्यवहार। किताब में जिम साइमंस और वॉरेन बफेट की तुलना करके यह बात और भी साफ की गई है। जिम साइमंस, जो दुनिया के सबसे सफल क्वांट ट्रेडर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने गणित और कंप्यूटर की मदद से अरबों डॉलर कमाए। उनका तरीका बेहद जटिल और टेक्निकल था। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट है, जिन्होंने सरलता और पेशेंस के जरिए अपनी संपत्ति बनाई। बफेट की खासियत यह नहीं थी कि उन्होंने हर बार कोई अनोखा दांव लगाया, बल्कि यह थी कि उन्होंने लंबी अवधि तक टिके रहने की क्षमता दिखाई। यह फर्क हमें बताता है कि पैसे का खेल इंटेलिजेंस की बजाय बिहेवियर से जीता जाता है। यही वजह है कि कई लोग लॉटरी जीतकर या अचानक बड़ी रकम पाकर भी कुछ ही सालों में दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा संभालने का व्यवहार नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ साधारण लोग जो बस थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, खर्चे पर कंट्रोल रखते हैं और धैर्य से काम लेते हैं, वे जीवन भर सुरक्षित रहते हैं। किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है: फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। यानी यह कोई फॉर्मूला या इक्वेशन से नहीं आता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों और सोच से आता है। यह समझ हमें एक गहरी आजादी देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अमीर बनने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप धैर्य और सही सोच के साथ पैसा संभालना सीख लें तो आप भी स्थिर और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। यही पहला बड़ा सबक है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी का नतीजा आपके इंटेलिजेंस पर नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। और यही से हमें अगली गहरी सीख मिलती है, क्योंकि अगर बिहेवियर इतना महत्वपूर्ण है तो फिर किस्मत और रिस्क की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई बार सही व्यवहार भी तभी काम करता है जब हालात और मौके आपका साथ दें। जब हम ये मान लेते हैं कि पैसे और सफलता का खेल पूरी तरह हमारे व्यवहार और मेहनत पर निर्भर करता है, तब हमें लगता है कि बस कड़ी मेहनत और सही फैसले ही सब कुछ बदल देंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि इस कहानी का एक और पहलू भी है: किस्मत और रिस्क। सोचिए, अगर बिहेवियर इतना अहम है तो क्यों कई बार मेहनती और समझदार लोग असफल हो जाते हैं, और क्यों कभी-कभी औसत लोग असाधारण सफलता पा लेते हैं? जवाब है क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में किस्मत और रिस्क दोनों ही बराबर ताकत रखते हैं। बिल गेट्स की कहानी इसका शानदार उदाहरण है। हम सब उन्हें एक विजनरी मानते हैं, जिनकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनी। लेकिन उनकी सफलता सिर्फ दिमाग का खेल नहीं थी।
1968 में जब वे हाई स्कूल में थे, तब उनके स्कूल लेक साइड स्कूल में दुनिया के बहुत ही गिने चुने कंप्यूटरों में से एक मौजूद था। उस समय कंप्यूटर तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन गेट्स उन कुछ 100 बच्चों में से थे जिन्हें यह अनोखा मौका मिला। अब जरा सोचिए, अगर गेट्स किसी और स्कूल में पढ़ रहे होते जहां कंप्यूटर ना होता, तो क्या वे आज वही बिल गेट्स होते जिन्हें हम जानते हैं? ये उनकी किस्मत थी कि उन्हें इतना दुर्लभ अवसर मिला। लेकिन किस्मत का दूसरा पहलू भी उतना ही कठोर है। गेट्स के ही क्लासमेट केंट एवंस को भी वही मौके मिले थे। गेट्स और एवंस दोनों ही मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम करने के सपने देखते थे, लेकिन एक हाइकिंग दुर्घटना में एवंस की मौत हो गई। अगर एवंस जिंदा रहते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी अलग होती। यानी जहां किस्मत ने गेट्स को असाधारण सफलता दी, वहीं रिस्क ने एवंस का सपना खत्म कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी इंसान की सफलता या असफलता को पूरी तरह उसकी मेहनत और काबिलियत से नहीं तौला जा सकता। किस्मत और रिस्क हमेशा साथ खेलते हैं, और यही कारण है कि किताब हमें सिखाती है, अपनी जीत का पूरा श्रेय खुद को मत दो और अपनी हार का पूरा दोष भी मत लो। असल में यह सोच हमें संतुलन सिखाती है। जब हम सफल होते हैं तो विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि इसमें किस्मत का हिस्सा भी है। और जब हम असफल होते हैं तो खुद पर पूरी तरह दोष डालने की बजाय यह समझना चाहिए कि हालात और रिस्क भी जिम्मेदार थे। इस समझ से जीवन जीना आसान हो जाता है। आप घमंड से बचते हैं, निराशा से भी, और सबसे अहम बात, आप विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जब हमने यह समझ लिया कि किस्मत और रिस्क का कितना बड़ा रोल है, तो अगला सवाल खुद ब खुद सामने आता है। अगर किस्मत और रिस्क दोनों ही खेल बदल सकते हैं, तो इंसान को कब यह महसूस होता है कि अब मेरे पास काफी है? और क्या कभी इंसान संतुष्ट होता है? जब हम किस्मत और रिस्क की भूमिका समझ लेते हैं, तो अगला बड़ा सबक सामने आता है, संतोष यानी इनफ को पहचानना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के खेल में सबसे खतरनाक जाल यही है कि इंसान को कभी भी यह महसूस नहीं होता कि अब उसके पास पर्याप्त है। सोचिए, इतिहास में ऐसे कितने लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह काफी नहीं है। इसी सोच की वजह से अमीरी अक्सर बर्बादी में बदल जाती है। किताब में राजत गुप्ता की कहानी इसी का उदाहरण है। राजत ने अपनी जिंदगी बेहद मामूली हालात से शुरू की थी। कठिन परिस्थितियों में पले बढ़े, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत से वे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उनका नाम, पैसा और इज्जत सब कुछ था। लोग उन्हें एक रोल मॉडल मानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह सब पर्याप्त नहीं लगा। अरबों की संपत्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में हाथ डाला ताकि और ज्यादा पैसा कमा सकें। नतीजा यह हुआ कि पकड़े गए और जेल की सजा भुगतनी पड़ी। एक सम्मानित करियर और शानदार छवि कुछ ही पलों में खत्म हो गई। यह कहानी हमें एक कड़वा सच दिखाती है, कभी भी काफी नहीं होता वाली मानसिकता इंसान को बर्बाद कर देती है। आप कितनी भी ऊंचाई पर हों, अगर यह स्वीकार नहीं कर पाए कि मेरे पास पर्याप्त है, तो एक दिन आपका लालच आपको नीचे खींच लेगा। अब सोचिए, इसकी तुलना उन लोगों से कीजिए जो मामूली साधनों में भी संतोष से जीते हैं। वे भले ही उतने अमीर ना हों, लेकिन उनका जीवन स्थिर और संतुलित रहता है। उन्हें न तो दिखावे की जरूरत होती है और न ही दूसरों से तुलना करने की। यही असली अमीरी है, शांति और संतोष। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि असली ताकत इस बात में है कि हम यह पहचानें कि इनफ कहां है, क्योंकि अगर यह समझ आ गई तो न तो लालच हमें खा पाएगा और न ही तुलना हमें तोड़ेगी। जब हम यह समझ लेते हैं कि इनफ जानना कितना जरूरी है, तो अगला सवाल उठता है, अगर हमें संतुलन बनाए रखते हुए संपत्ति बढ़ानी है, तो उसका सबसे भरोसेमंद तरीका क्या है? इसका जवाब है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटे छोटे फायदे जब लंबे समय तक लगातार जुड़ते रहते हैं, तो वे एक दिन चमत्कार कर देते हैं। यह किसी तेज रॉकेट जैसी चीज नहीं है जो तुरंत आपको ऊंचाई पर पहुंचा दे, बल्कि यह धीमी लेकिन लगातार बढ़ने वाली ताकत है जो समय के साथ आपकी संपत्ति को गुना गुना बढ़ाती है। वॉरेन बफेट की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर आप उनकी कुल संपत्ति देखें तो आपको हैरानी होगी कि उनकी लगभग 99% संपत्ति उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाई। बफेट ने निवेश करना शुरू किया था सिर्फ 10 साल की उम्र में,
लेकिन शुरुआती दशकों में उनकी संपत्ति उतनी बड़ी नहीं थी। असली उछाल तब आया जब समय ने उनके पैसे को बढ़ने का मौका दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बफेट का राज कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था। उनका राज था पेशेंस। उन्होंने जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने पैसे को समय दिया और समय ने उसके साथ चमत्कार किया। किताब में बताया गया है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों के लिए ही काम नहीं करती, बल्कि जीवन की हर चीज के लिए करती है। आपकी आदतें, आपकी सीखने की क्षमता, आपके रिश्ते, ये सब धीरे धीरे कंपाउंड होते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो सालों बाद उसका असर आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। यही विचार हमें याद दिलाता है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जिसमें 1% इंप्रूवमेंट रूल समझाया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी में सिर्फ 1% सुधार भी कर लें, चाहे वह पढ़ाई में हो, सेहत में, रिश्तों में या पैसे संभालने में, तो साल के अंत तक यह सुधार 27 गुना बड़ा हो जाएगा। यह वही कंपाउंडिंग है जो छोटे छोटे बदलावों को मिलाकर एक दिन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 15 मिनट पढ़ने की आदत डालते हैं, या हर दिन थोड़ी सी बचत करते हैं, या किसी बुरी आदत को धीरे धीरे कम करते हैं, तो शुरुआत में फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन सालों बाद जब यह बदलाव जुड़ते जाएंगे तो नतीजा चमत्कार जैसा होगा। दोस्तों, अगर आप इस 1% इंप्रूवमेंट वाली आदत के जादू को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सुनो बुक समरी पर एटॉमिक हैबिट्स की पूरी समरी जरूर देखिए। वह वीडियो आपको यह समझाएगा कि छोटी छोटी आदतें कैसे चुपचाप आपकी किस्मत को बदल देती है। सोचिए, अगर कोई हर महीने थोड़ी सी रकम बचाता है और उसे निवेश करता है, तो शुरुआती सालों में शायद ज्यादा फर्क न दिखे, लेकिन 10, 20 या 30 साल बाद वही छोटी बचत एक बड़े खजाने में बदल जाती है। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन भरोसेमंद है। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को इसीलिए समझ नहीं पाते क्योंकि वे छोटे समय में ही बड़े नतीजे चाहते हैं। वे 1 से 2 साल में चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन असली खेल लंबे समय का है। बफेट की सफलता इसी का सबूत है। बड़ा दिमाग नहीं, लंबा पेशेंस ही असली ताकत है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आपके पास कुछ ऐसा हो जिसे आप लगातार जोड़ते रहें। और यही हमें लाता है एक और बुनियादी लेकिन अनमोल सीख पर, बचत। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उनकी आय बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आपकी कमाई से ज्यादा फर्क आपकी बचत करती है। क्योंकि अगर कमाई करोड़ों की हो और खर्च उससे भी ज्यादा, तो हाथ में कुछ नहीं बचता। वहीं अगर कमाई साधारण है लेकिन खर्च नियंत्रित है और बचत लगातार हो रही है, तो धीरे धीरे वही बचत फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बनाती है। किताब हमें यह समझाती है कि बचत कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। यह इस पर निर्भर करता है कि आपको जीवन से क्या चाहिए और आप किस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान घर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये चीजें आपको स्थायी शांति और सुरक्षा देती हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। मॉर्गन हाउसल का मानना है कि असली अमीरी इस बात में है कि आपके पास विकल्प हों, और यह विकल्प सिर्फ तब आते हैं जब आपके पास बचत हो। बचत आपको आजादी देती है कि आप कब काम करना चाहते हैं, किस काम को करना चाहते हैं और किसके साथ समय बिताना चाहते हैं। यही असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। यहां एक और दिलचस्प पहलू है। बहुत से लोग मानते हैं कि सेविंग तभी मायने रखती है जब आपकी इनकम बड़ी हो, लेकिन किताब बताती है कि सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी आप जितना कम अपने ईगो को बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा बचा पाएंगे। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति महीने में 50,000 कमाता है और 10,000 बचा पाता है, तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति उस व्यक्ति से कहीं बेहतर हो सकती है जो महीने में 5 लाख कमाता है लेकिन हर महीने पूरा खर्च कर देता है। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट का खेल है। किताब कहती है कि आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आपकी सेविंग कम है, क्योंकि बचत की ताकत उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता में है। हर छोटा कदम समय के साथ बड़ा असर डालता है। यही छोटी बचतें एक दिन बड़ी सुरक्षा और स्वतंत्रता में बदल जाती हैं। दोस्तों, बचत हमें सुरक्षा देती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं दिखता। उसका असली जादू हमें एक ऐसी चीज देता है
जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी कहा जा सकता है, अपने समय और फैसलों पर पूरा नियंत्रण। यही है असली अमीरी। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन आपको हर दिन एक नापसंद नौकरी करनी पड़े, तो क्या आप अमीर कहलाएंगे? वहीं दूसरी ओर, अगर आपकी कमाई साधारण हो, लेकिन आपके पास यह आजादी हो कि आप कब उठना चाहते हैं, कब काम करना चाहते हैं और कब आराम करना चाहते हैं, तो आप किसी भी अरबपति से कम नहीं हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा दो चीजें खरीद कर देता है। पहला, सुरक्षा और आराम, लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, फ्रीडम। यह फ्रीडम आपको यह ताकत देती है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। असल में दुनिया में कई लोग बड़े बड़े पैकेज छोड़कर छोटे शहरों में सादगी से जीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि असली खुशी महंगी कारों और आलीशान घरों से नहीं, बल्कि अपने समय पर कंट्रोल रखने से आती है। जब आप तय कर सकते हैं कि किसके साथ समय बिताना है, कौन सा काम करना है और कब आराम करना है, तभी आप सचमुच अमीर हैं। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि अगर पैसा आपको यह आजादी नहीं दिला रहा, तो वह अधूरा है। पैसा सिर्फ दिखावे या कंपटीशन का साधन बन जाए, तो उसका असली मूल्य खत्म हो जाता है। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन हर सुबह वे प्रेशर और टेंशन में ऑफिस जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपने फैसलों की आजादी नहीं है। वहीं कितने लोग कम कमाई के बावजूद खुश हैं, क्योंकि वे अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर पाते हैं। यही फर्क बताता है कि असली दौलत समय की आजादी है। जब हम समझ लेते हैं कि असली अमीरी है अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण, तो अगला सवाल सामने आता है, उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें पैसों को लेकर किस तरह की सोच रखनी चाहिए। यहां किताब हमें सिखाती है ऑप्टिमिज्म और रियलिज्म का संतुलन। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और पैसा संभालने में दो तरह की सोच आम है। पहली है अंधा ऑप्टिमिज्म, यानी यह मान लेना कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, मार्केट कभी गिरेगा नहीं और पैसा लगातार बढ़ता ही रहेगा। दूसरी है अंधा पेसिमिज्म, यानी यह मान लेना कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मार्केट में गिरावट ही गिरावट है और निवेश करना बेकार है। किताब हमें बताती है कि दोनों ही चरम गलत हैं। सही रास्ता है लंबे समय के लिए ऑप्टिमिज्म और छोटे समय के लिए रियलिज्म। इतिहास गवाह है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव करता है। कभी इतनी तेजी आती है कि लोग मान बैठते हैं कि अब तो सिर्फ पैसा ही पैसा बनेगा, और कभी मंदी इतनी गहरी होती है कि लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन अगर हम लंबी अवधि का इतिहास देखें, तो मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, यानी भविष्य उज्जवल है, लेकिन रास्ता कठिन है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि समझदार निवेशक वही है जो यह मानता है कि अगले 20 से 30 सालों में ग्रोथ जरूर होगी, लेकिन इस दौरान कई गिरावटें भी आएंगी। अगर आप इस हकीकत के लिए पहले से तैयार हैं, तो आप घबराहट में गलत फैसले नहीं लेंगे। सोचिए, अगर कोई निवेशक हर गिरावट में घबराकर अपने सारे शेयर बेच देता है, तो वह कभी कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाएगा। वहीं जो निवेशक यह समझता है कि गिरावट अस्थायी है और ग्रोथ दीर्घकालिक है, वह धैर्य रखकर अंत में बड़ा फायदा पाता है। यह संतुलन सिर्फ निवेश के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए जरूरी है। हमें अपने सपनों और भविष्य को लेकर आशावादी रहना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी मानना चाहिए कि रास्ते में कठिनाइयां जरूर आएंगी। यही संतुलन हमें मजबूत और स्थिर बनाता है। दोस्तों, जब हम यह समझ जाते हैं कि पैसों को लेकर सही संतुलन रखना कितना जरूरी है, तो अगला बड़ा सवाल सामने आता है, पैसे का इस्तेमाल आखिर किस लिए किया जाए। और यही किताब हमें सावधान करती है, ईगो यानी अहंकार से बचने के लिए। किताब का एक बड़ा सबक यही है कि पैसा तब तक सुख देता है जब तक वह हमारी जरूरतों, सुरक्षा और आजादी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही पैसा अहंकार को संतुष्ट करने का साधन बनता है, वह धीरे धीरे हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। सोचिए, कितनी बार लोग महंगी कारें, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े या दिखावटी खर्च सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें देखकर प्रभावित हों। लेकिन मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि लोग उतना ध्यान हम पर नहीं देते जितना हम सोचते हैं। जब कोई आपकी महंगी कार देखता है, तो वह यह नहीं सोचता कि वाह, यह इंसान कितना अमीर है, बल्कि वह यह सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। यानी आपका पैसा किसी और की नजरों में आपका सम्मान नहीं बढ़ाता, बल्कि सिर्फ उसकी इच्छाओं को जगाता है। असल में
यह चाह कि लोग हमें अमीर और सफल माने एक न खत्म होने वाली दौड़ है, क्योंकि चाहे आपके पास कितना भी हो, कोई ना कोई आपसे आगे होगा। अगर आपका पैसा सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने में लग रहा है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि असली अमीरी यह नहीं है कि लोग आपको अमीर समझें, बल्कि यह है कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकें। अगर पैसा आपको शांति और स्वतंत्रता देता है, तभी वह वरदान है। लेकिन अगर वही पैसा आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, तो वह धीरे धीरे बोझ बन जाएगा। किताब हमें यह सिखाती है कि हमें पैसों को ईगो का फ्यूल बनाने की बजाय अपने जीवन को आसान और सार्थक बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को प्रभावित करने की चाह कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अपनी जिंदगी को सरल और स्वतंत्र बनाने की चाह आपको स्थायी खुशी दे सकती है। दोस्तों, जब हम यह सीख जाते हैं कि पैसा ईगो का साधन नहीं होना चाहिए, तो अगला सवाल खुद ब खुद सामने आता है। अगर सफलता पूरी तरह हमारे अहंकार का नतीजा नहीं है, तो आखिर इसे किस नजरिए से देखना चाहिए और असफलता आने पर हमें खुद को कैसे संभालना चाहिए? यही हमें किताब का एक और गहरा सबक सिखाता है, लक, रिस्क और ह्यूमिलिटी। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर कोई अमीर और सफल है, तो वह सिर्फ उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से है, और अगर कोई असफल है, तो गलती सिर्फ उसी की है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। जैसा कि हमने बिल गेट्स और केंट एवंस की कहानी में देखा, एक को किस्मत ने असाधारण अवसर दिया और दूसरे की जिंदगी रिस्क की वजह से खत्म हो गई। इसका मतलब यह है कि सफलता और असफलता दोनों ही पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होते। किस्मत और रिस्क हमेशा हमारी कहानी का हिस्सा रहते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि इसी वजह से हमें अपनी सफलताओं का पूरा श्रेय खुद को नहीं देना चाहिए। हां, मेहनत और सही फैसले हमारी यात्रा का अहम हिस्सा है, लेकिन किस्मत और सही समय पर मिले मौके भी उतने ही जरूरी हैं। और ठीक उसी तरह असफल होने पर हमें खुद को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि कई बार परिस्थितियां और रिस्क भी जिम्मेदार होते हैं। इस सोच से हमें एक अनमोल गुण मिलता है, ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। अगर हम सफल हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि किस्मत ने भी हमारा साथ दिया है। और अगर असफल हैं तो हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ हमारी गलती नहीं है, बल्कि रिस्क का भी हिस्सा है। यह संतुलन हमें मानसिक शांति देता है। सफलता हमें अंधा नहीं बनाती और असफलता हमें तोड़ नहीं पाती। और यही विनम्रता हमें लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देती है। सोचिए, अगर कोई निवेशक हर सफलता का पूरा श्रेय अपने दिमाग और हुनर को दे, तो धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ेगा और वह रिस्क को नजरअंदाज करने लगेगा। नतीजा, एक दिन छोटी सी गलती उसकी सारी कमाई मिटा देगी। लेकिन अगर वही निवेशक हर सफलता के पीछे किस्मत की भूमिका भी माने, तो वह सतर्क और संतुलित रहेगा। किताब हमें यही सिखाती है कि पैसा कमाना या खोना दोनों ही हमें विनम्र बनाए। यही विनम्रता हमें जमीन से जोड़े रखती है और स्थिरता देती है। दोस्तों, जब हम लक, रिस्क और ह्यूमिलिटी की सच्चाई समझ लेते हैं, तो अब समय आता है इस किताब का सबसे अहम सबक सीखने का। आखिर पैसा है क्या और असली अमीरी की परिभाषा क्या है? किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर इंसान की पैसे को लेकर अपनी अलग कहानी होती है। कोई गरीबी से निकला होता है तो उसके लिए पैसा सुरक्षा और स्थिरता है। कोई अमीर परिवार में पैदा होता है तो उसके लिए पैसा शक्ति या सम्मान का प्रतीक होता है। किसी के लिए पैसा सपनों को पूरा करने का साधन है, तो किसी और के लिए यह केवल जिंदा रहने का जरिया। इसी वजह से किसी एक का फाइनेंशियल रास्ता दूसरे पर लागू नहीं हो सकता। मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि पैसा सिर्फ जोड़ने या खर्च करने की चीज नहीं है। पैसा एक साधन है, ऐसा साधन जो हमें चुनाव करने की आजादी देता है। पैसा हमें यह ताकत देता है कि हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर हम पैसे को सिर्फ दिखावे और तुलना का साधन बना लें, तो उसका असली मूल्य खत्म हो जाता है। आप कितनी भी संपत्ति जोड़ लें, अगर आप लगातार दूसरों से तुलना कर रहे हैं, तो आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ, अगर आप इनफ यानी पर्याप्त की भावना को समझ लेते हैं, तो थोड़ी सी बचत भी आपको अमीर महसूस करा सकती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसा हमें खुशी खरीद कर नहीं देता, बल्कि समय और शांति खरीद कर देता है।
असली अमीरी यह नहीं है कि लोग आपको अमीर माने, बल्कि यह है कि आप सुबह उठकर अपने दिन को अपनी मर्जी से जी सकें। यही वह आजादी है जिसे पाने की चाह हर इंसान के दिल में होती है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह याद दिलाती है कि पैसा कमाना और उसे संभाल कर रखना दो बिल्कुल अलग कला है। सफलता मेहनत और दिमाग से आती है, लेकिन स्थिरता, पेशेंस, विनम्रता और सही सोच से। असली अमीर वही है जो पैसे से शांति और स्वतंत्रता खरीद सके। तो अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत सोचिए कि आप कितना कमा रहे हैं, यह सोचिए कि आप कितना बचा रहे हैं, कितना धैर्य रख पा रहे हैं और किस हद तक पैसा आपको आपकी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी दे रहा है। यही असली वित्तीय बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, आप किस किताब का सार आगे सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपका सहयोग और सुझाव ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।